सदियों से लोग मानते थे कि ब्लैक डेथ यूरोप में, चीन में या काला सागर पर शुरू हुई थी। लेकिन नए साक्ष्य एक अलग कहानी बताते हैं। एक भुला दिए गए कब्रिस्तान में 14 कंकालों पर एक ही डरावना शब्द लिखा था, महामारी। और जब वैज्ञानिकों ने उनके दांतों की जांच की तो उन्होंने इतिहास की सबसे घातक महामारी के असली जन्म स्थान का पता लगाया। यह खोज न केवल अतीत को फिर से लिखती है, बल्कि हमें भविष्य के बारे में चेतावनी भी देती है। कल्पना करिए कि आप जमीन खोद रहे हैं और खजाना नहीं, बल्कि 14 कंकाल मिल रहे हैं जिन पर केवल महामारी शब्द अंकित है। ब्लैक डेथ मानव इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक थी। यह 1300 के दशक के मध्य में यूरोप भर में फैली और लोगों को ऐसी गति और पैमाने पर मारा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। पूरे शहर हफ्तों के भीतर खाली हो गए। इतिहासकारों का अनुमान है कि यूरोप की 50 से 60% आबादी, लगभग 25 से 30 मिलियन लोग केवल कुछ वर्षों में मर गए। कुछ शहरों ने अपने 2/3 लोगों को खो दिया। सड़कें मौन हो गईं, कृषि भूमि छोड़ दी गई और परिवार एक ही मौसम में गायब हो गए। प्रभाव मृत्यु संख्या से कहीं अधिक था। प्लेग ने लोगों के जीने, काम करने और यहां तक कि विश्वास करने के तरीके को बदल दिया। बच्चे लोगों ने पूछा कि यह क्यों हुआ, यह कहां से आया और क्या यह वापस आएगा। सदियों तक इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। ब्लैक डेथ का मूल इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली रहस्यों में से एक बन गया। अलग अलग सिद्धांत सामने आए, प्रत्येक डर, अफवाह या अधूरे साक्ष्य द्वारा आकार दिया गया, लेकिन ठोस प्रमाण के बिना सच्चाई छुपी रही। लेकिन क्या होगा यदि इतिहासकारों को लगता था कि वे जानते थे कि यह कहां शुरू हुआ था? वह गलत था। 600 वर्षों तक विद्वानों ने भूतों का पीछा किया। चीन, क्रीमिया, स्टेप्स, सभी के पास एक सिद्धांत था। मध्ययुगीन लेखकों ने प्लेग की पहली चिंगारी के बारे में कई कहानियां दी। कुछ ने दावा किया कि यह चीन के भीड़-भाड़ वाले शहरों में शुरू हुई, जहां रिकॉर्ड 1340 के दशक से पहले के प्रकोपों का उल्लेख करते हैं। दूसरों ने यूरेशियन स्टेप्स की ओर इशारा किया, जो खानाबदोश समूहों और उनके झुंडों का घर था, जहां बीमारी पशु मेजबानों के माध्यम से फैल सकती थी। एक और लोकप्रिय सिद्धांत ने काला सागर पर काफा बंदरगाह को दोषी ठहराया, जहां 1346 में मंगोल सेना ने जेनोइस व्यापारिक पोस्ट की घेराबंदी की थी। इतिहासकारों ने लिखा कि मंगोलों ने प्लेग से संक्रमित शवों को शहर में फेंका, जो संक्रमण को यूरोप में ले जा सकता था। बाद के इतिहासकारों ने इन कहानियों को व्यापारिक दस्तावेजों और जहाजरानी मार्गों के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कारवां पथों, जहाज़ों की आवाजाही और रिकॉर्ड में बीमारी के बिखरे उल्लेखों का पता लगाया। इन प्रयासों से सुराग मिले, लेकिन कभी पूरी तस्वीर नहीं मिली। मुख्य समस्या यह थी कि लिखित स्रोत दूसरे हाथ के थे, अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण और कभी-कभी घटनाओं के वर्षों बाद लिखे गए थे। वे सीधे प्रमाण नहीं दिखा सकते थे कि प्लेग वास्तव में कहां शुरू हुई। एक और दृष्टिकोण प्लेग बैक्टीरिया, यर्सिनिया पेस्टिस का आधुनिक रूप में अध्ययन करना था। वैज्ञानिकों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाए जाने वाले वर्तमान उपभेदों से डीएनए की तुलना की, लेकिन बैक्टीरिया बहुत धीरे-धीरे उत्परिवर्तित होता है। आधुनिक नमूनों के माध्यम से इसके इतिहास का पिछड़े अनुसरण करना सदियों में छाया का पीछा करने जैसा था। हर निष्कर्ष अनिश्चित था। अंत में ये सभी विचार चीन, क्रीमिया या स्टेप्स केवल शिक्षित अनुमान थे, वास्तविक मूल पहुंच से बाहर रहा। समय के पीछे छुपा
जब तक कि विज्ञान ने मृतकों को खुद बोलने का रास्ता नहीं खोजा। क्या होगा यदि एक दांत आपको एक रहस्य बता सकता है जिसे उसने 700 वर्षों तक अपने पास रखा है? पेलियोजेनोमिक्स नामक एक नया क्षेत्र वैज्ञानिकों को ऐसा करने का तरीका देता है। पेलियोजेनोमिक्स प्राचीन डीएनए का अध्ययन है, जो आनुवंशिक सामग्री है जो हड्डियों और दांतों के अंदर संरक्षित होती है। दांत विशेष रूप से मूल्यवान हैं क्योंकि उनका कड़ा इनेमल भीतरी गूदे की रक्षा करता है, जहां खून और बीमारी के निशान व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक रह सकते हैं। उन छोटी जगहों के अंदर डीएनए के सूक्ष्म टुकड़े सदियों तक जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक पुराने रिकॉर्ड या दूसरे हाथ की कहानियों तक सीमित नहीं हैं। वे रोगजनकों के वास्तविक डीएनए को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने कभी लोगों को संक्रमित किया था। यह एक समय कैप्सूल खोलने जैसा है, जिसमें ऐसा प्रमाण है जिसकी बराबरी कोई दस्तावेज नहीं कर सकता। इस विधि ने पहले से ही अन्य चिकित्सा रहस्यों को सुलझाया है। कंकालों से प्राचीन डीएनए ने खुलासा किया कि कैसे तपेदिक हजारों साल पहले फैला। उसी दृष्टिकोण ने स्कैंडिनेविया में मध्ययुगीन कुष्ठ रोग के प्रकोपों की उत्पत्ति को उजागर किया। हर बार साक्ष्य अटकल से नहीं, बल्कि बीमारी के प्रत्यक्ष आनुवंशिक कोड से आया। यदि ब्लैक डेथ के पीड़ितों के दांतों में अभी भी यर्सीनिया पेस्टिस के निशान बचे हैं, तो पेलियोजेनोमिक्स इसकी उपस्थिति की पुष्टि कर सकता है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक प्राचीन डीएनए की तुलना आधुनिक उपभेदों से करके एक पारिवारिक वृक्ष बना सकते हैं। इससे पता चलेगा कि ब्लैक डेथ का कारण बनने वाला प्लेग स्ट्रेन कहां से आया और कैसे फैला। यह अंततः उस रहस्य का स्पष्ट जवाब दे सकता है जो सदियों तक चला था। लेकिन इस विधि का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों को एक चीज की जरूरत थी, सही शव। मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में एक घातक रहस्य छुपा था। वर्तमान किर्गिजिस्तान में झीलिसिक कुल के उत्तरी तट पर कभी एक छोटा व्यापारिक समुदाय था। 14वीं सदी में यह क्षेत्र केवल एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका नहीं था, यह रेशम मार्ग का हिस्सा था। चीन, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला महान नेटवर्क। व्यापारी और यात्री यहाँ मोती, चांदी के सिक्के और मिट्टी के बर्तन जैसे सामान का आदान प्रदान करने के लिए रुकते थे। यह संस्कृतियों का मिलन स्थल और व्यापार का केंद्र था। लेकिन 1338 और 1339 के वर्षों में कुछ असामान्य हुआ। काराजिगाच गांव के पास का कब्रिस्तान अचानक नई कब्रों से भर गया। केवल 2 वर्षों में 118 से अधिक लोगों को वहां दफनाया गया। एक छोटी बस्ती के लिए अपेक्षा से कहीं अधिक। कई खबरों के पत्थरों पर सिरियक लिपि में एक ही शब्द खुदा था, महामारी। 1886 में 1886 में 1000 पोर था। रूसी पुरातत्वविदों ने इन कब्रिस्तानों की खुदाई की। उन्होंने शिलालेखों को रिकॉर्ड किया, कलाकृतियों को एकत्र किया और यहाँ तक कि कुछ कंकालों को अध्ययन के लिए सेंट पीटर्सबर्ग वापस भेजा। लेकिन अभियान के बाद औलकारी कोठी के रुचि फीकी पड़ गई। हड्डियों और रिकॉर्डों को संग्रहालय के संग्रह में संग्रहीत किया गया और धीरे धीरे भुला दिया गया। 1 सदी से अधिक समय तक उन कब्रों का रहस्य अनसुलझा रहा। इतने कम समय में इतनी सारी मौतों का कारण क्या था? क्या ये उसी बीमारी के शिकार थे जो बाद में यूरोप भर में फैल गई? कोई निश्चित नहीं हो सकता था और नए उपकरणों के बिना साक्ष्य मौन रहे। 1 सदी से भी अधिक बाद धूल भरे संग्रहालय के बक्से 680 साल पुराने रहस्य
को फिर से खोलेंगे। स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार ने एक सुराग पर ठोकर खाई जो विश्व इतिहास को फिर से लिखेगी। 2000 के दशक की शुरुआत में स्टर्लिंग विश्वविद्यालय के मध्ययुगीन इतिहासकार फिलिप स्लाविन ब्लैक डेथ के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। अभिलेखागार में खोजते समय उन्होंने चिलिसिक्कुल में 1886 की खुदाई की रिपोर्टों पर ध्यान दिया। नोट्स में कब्रिस्तानों का वर्णन था, जहां कब्रों के पत्थरों पर महामारी शब्द अंकित था, और 1338 और 1339 के दौरान मौतों में असामान्य वृद्धि दिखाई गई थी। स्लाविन ने इस साक्ष्य के महत्व को समझा। समुदाय का 1/3 हिस्सा 2 वर्षों के भीतर मर गया था, और तारीखें यूरोप में ब्लैक डेथ के प्रकट होने से 1 दशक पहले की मिलती थीं। लेकिन एक इतिहासकार का संदेह पर्याप्त नहीं था। उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत थी। यदि 1886 की खुदाई के कंकाल अभी का भी मौजूद हैं, तो वे कुंजी हो सकते हैं। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के पीटर द ग्रेट म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोग्राफी से संपर्क किया। उनकी राहत के लिए इसिक कुल कब्रों के अवशेष अभी भी भंडारण में थे, 1 सदी से अधिक समय तक संरक्षित लेकिन भुला दिए गए। स्लाविन ने फिर जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से संपर्क किया, जहां वैज्ञानिक प्लेग डीएनए के सबसे बड़े डेटाबेस में से एक बना रहे थे। मिलकर काम करते हुए उन्होंने अवशेषों का परीक्षण शुरू किया। काराजिगाच कब्रों के 7 दांतों को सावधानी पूर्वक निकाला गया और संदूषण को रोकने के लिए डिजाइन की गई स्वच्छ प्रयोगशालाओं में विश्लेषित किया गया। जब परिणाम आए तो 7 में से 3 दांतों में यर्सिनिया पेस्टिस डीएनए के टुकड़े शामिल थे। यह अब अटकल नहीं थी, यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसिक कुल में दफनाए गए लोग यूरोप के प्रकोप से वर्षों पहले प्लेग से मरे थे, लेकिन उन जीनों ने जो खुलासा किया वह किसी की अपेक्षा से कहीं बड़ा था। आनुवंशिक पारिवारिक वृक्ष पर इसिक कुल स्ट्रेन बिल्कुल जड़ पर बैठा था। जब वैज्ञानिकों ने इसिक कुल कंकालों से डीएनए का अनुक्रम निकाला, तो उन्होंने इसकी तुलना दुनिया भर से एकत्र किए गए 300 से अधिक प्लेग नमूनों से की। परिणाम चौंकाने वाले थे। 1338 का स्ट्रेन प्लेग के पारिवारिक वृक्ष के आधार पर बैठा था। इसका मतलब था कि यह ब्लैक डेथ के हर बाद के रूप का पूर्वज था। इसिक कुल का कब्रिस्तान केवल एक प्रकोप नहीं था, यह शुरुआती बिंदु था। डीएनए ने कुछ और भी खुलासा किया। विकास का बिग बैंग 14वीं सदी की शुरुआत में प्लेग बैक्टीरिया 4 प्रमुख वंशावलियों में विभाजित हुआ। इस बिंदु से बीमारी कई दिशाओं में फैल गई। एक वंशावली यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को तबाह कर देगी। अन्य एशिया में प्रसारित होते रहे, छोटे प्रकोपों का कारण बनते रहे जो सदियों तक बने रहे। इस खोज ने सैकड़ों वर्षों तक चली बहस को सुलझा दिया। प्लेग यूरोप, चीन या काला सागर में शुरू नहीं हुई थी। यह मध्य एशिया में झील इसिक कुल के पास यूरोप में प्रवेश करने से 1 दशक पहले शुरू हुई थी। इस साक्ष्य के साथ इतिहासकार और वैज्ञानिक अंततः इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को बंद कर सकते थे। लेकिन जबकि मूल स्पष्ट था, एक और सवाल बना रहा। बीमारी ने जंगली जानवरों से इंसानों में छलांग कैसे लगाई, और एक बार यह लोगों को संक्रमित कर देती थी तो यह हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भूमध्य सागर और उससे आगे तक कैसे पहुंची। अब सवाल बदल गया, यह जंगल से कैसे निकली और इंसानों में कूद गई।
प्लेग पहले शहरों से नहीं आई, यह मार्मोट्स से आई। ब्लैक डेथ भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं, बल्कि जंगल में शुरू हुई। मध्य एशिया उन जानवरों का घर है जो प्राकृतिक प्लेग भंडार के रूप में कार्य करते हैं। उनमें मार्मोट्स, जर्बिल्स और वोल्स हैं। ये कृंतक हमेशा इससे मरे बिना अपने खून में यर्सिनिया पेस्टिस ले जा सकते हैं। उन पर भोजन करने वाली पिस्सू बैक्टीरिया उठाती हैं और जानवरों के बीच इसे पास करती हैं। सदियों तक बीमारी इस छुपी दुनिया में चुपचाप चक्रित होती रही, प्रकृति के अंदर बंद। लेकिन 1330 के दशक की शुरुआत में कुछ बदल गया। जलवायु रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मध्य एशिया में गर्म और गीली वसंत का अनुभव हुआ। अधिक बारिश का मतलब अधिक वनस्पति था, जिसने कृंतक आबादी को खिलाया। अतिरिक्त भोजन उपलब्ध होने के साथ उनकी संख्या तेजी से बढ़ी। अधिक कृंतकों का मतलब अधिक पिस्सू था, और अधिक पिस्सुओं ने प्लेग बैक्टीरिया के इंसानों में कूदने की अधिक संभावनाएं पैदा कीं। पहला, स्पिलओवर सरल हो सकता था। एक शिकारी ने मांस या फर के लिए संक्रमित मार्मोट को मारा होगा। जानवर पर रहने वाली पिस्सू तब इंसान को काट सकती थीं। संक्रमण चर्म करते समय भी फैल सकता था, जब खून के संपर्क ने व्यक्ति को बैक्टीरिया से अवगत कराया। एक बार प्लेग इंसानों में प्रवेश कर गया, तो यह अब जानवरों की शांत बीमारी नहीं रहा। यह पिस्सू के काटने या दुर्लभ मामलों में, यहाँ तक कि हवा के माध्यम से व्यक्ति भी फैल सकता था। इस प्रकार का ज़ूनोटिक स्पिलओवर, जहाँ एक बीमारी जानवरों से इंसानों में कूदती है, इतिहास में कई बार हुई है। इबोला संभावित रूप से चमगादड़ों से आया, सार्स सिविड बिल्लियों से, और कोविड-19 किसी अन्य जंगली स्रोत से। वही घटनाओं की श्रृंखला जिसने उन प्रकोपों को शुरू किया। ब्लैक डेथ की भी शुरुआत हुई। लेकिन मार्मोट में संक्रमण यूरोप के दिल तक कैसे पहुंचता है? हर कारवां रेशम और मसालों से कहीं अधिक ले जाता था। यह छुपकर यात्रा करने वालों को भी ले जाता था। झील सिक कुल के पास की बस्ती अलग थलग नहीं थी। यह रेशम मार्ग पर स्थित थी। चीन से भूमध्य सागर तक हजारों किलोमीटर फैले व्यापारिक मार्ग पर वहां से गुजरने वाले कारवां सामान ले जाते थे, लेकिन वे जानवरों और कीटों को भी ले जाते थे। काले चूहे, जो इंसानों के आसपास पनपते थे, अक्सर अनाज या पशु चारे के बोरों में यात्रा करते थे। उनकी पिस्सू, कुछ प्लेग से संक्रमित, हर स्टॉप पर नए मेजबानों को काट सकती थीं। इससे एक धीमी लेकिन स्थिर संचरण श्रृंखला बनी। एक नखलिस्तान से दूसरे, शहर से शहर, बीमारी मध्य एशिया भर में फैल गई। व्यापारी मोती, चांदी और मसाले ले जाते थे, लेकिन अनजाने में वे प्लेग भी ले जाते थे। तेज विस्फोट के विपरीत, यह एक रेंगती लहर थी जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शक्ति इकट्ठा कर रही थी। 1340 के दशक के मध्य तक प्लेग क्रीमियन प्रायद्वीप तक पहुंच गई थी। जेनोइस व्यापारियों द्वारा नियंत्रित बंदरगाह शहर काफा एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। यहीं पर ब्लैक डेथ की कहानी का अगला नाटकीय मोड़ सामने आया, जो बीमारी को सीधे यूरोप में ले जाएगा। और वहां काफा के घेराबंदी वाले बंदरगाह में इतिहास और भी अंधकारमय हो गया। मंगोलों की घेराबंदी में जेनोइस ने देखा कि शव शहर की दीवारों के ऊपर से उड़ रहे हैं। 1346 में क्रीमियन प्रायद्वीप पर काफा बंदरगाह शहर घेराबंदी में था। शहर जेनोइस व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था, जबकि हमलावर गोल्डन होर्ड के मंगोल बल थे। घेराबंदी के दौरान मंगोल सेना के बीच प्लेग फैलना शुरू हुआ। सैनिक बड़ी संख्या में मर गए। उनके शरीर यर्सिनिया पेस्टिस की विशिष्ट सूजन और बुखार दिखा रहे थे। इतिहासकारों ने लिखा कि मंगोल निराश और कमजोर हो गए। अपने मृतकों को हथियार,
में बदल दिया। गुलेलों का उपयोग करते हुए उन्होंने प्लेग से संक्रमित लाशों को शहर की दीवारों के ऊपर फेंका। चाहे यह जानबूझकर जैविक युद्ध का रूप था या केवल रक्षकों को डराने का प्रयास, प्रभाव वही था। दीवारों के अंदर पहुंचने के बाद बीमारी काफा की आबादी के बीच तेजी से फैल गई। जल्द ही जेनोइस व्यापारियों ने भागने का फैसला किया। उन्होंने अपने जहाजों पर चढ़कर भूमध्य सागर के बंदरगाहों के लिए रवाना हो गए, लेकिन वे सामान और यात्रियों से कहीं अधिक ले जा रहे थे। चूहे और करियो पिस्सू जहाजों के पेंदों में भर गए। हर स्टॉप पर प्लेग फैलाते हुए काफा से भागना वह ट्रिगर बन गया जिसने ब्लैक डेथ को यूरोप में पहुंचा दिया। महीनों के भीतर यूरोप कभी वैसा नहीं रहेगा। 1347 में जहाज मेसिना पहुंचे। हफ्तों के भीतर पूरी सड़कें मौन हो गईं। 1347 की शरद दतु में जब जेनोइस जहाज सिसिली के बंदरगाह मेसिना पहुंचे तो प्लेग यूरोप पहुंची। तुरंत ही लोग बीमार पड़ने और मरने लगे। बीमारी तेजी से अन्य बंदरगाहों जेनोवा, वेनिस और मार्सेल तक फैल गई। वहां से यह व्यापारिक मार्गों और नदी प्रणालियों के साथ अंतर्देशीय चली गई। गति भयानक थी। जिन शहरों ने यात्रियों का स्वागत किया वे जल्द ही बड़े पैमाने पर मौत देखने लगे। फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड ने लहर के बाद लहर मृत्यु की खबर दी। कुछ शहरों ने अपनी आधी आबादी खो दी, दूसरों में लगभग 2/3 मर गए। पूरे यूरोप में केवल कुछ वर्षों में 25 से 30 मिलियन लोग मारे गए। कोई भी सामाजिक वर्ग बख्शा नहीं गया। रईस, पुजारी, किसान और व्यापारी सभी ने एक ही भाग्य का सामना किया। समुदायों के अचानक पतन ने घरों को खाली, कृषि भूमि को छोड़ दिया और चर्चों को दफन के साथ अभिभूत कर दिया। डर और भ्रम बीमारी के लगभग उतनी ही तेजी से फैला के बिना लोगों के पास स्पष्ट जवाब नहीं था कि क्या हो रहा था। लेकिन मृत्यु ही एकमात्र विरासत नहीं थी। इसके बाद के झटकों से सब कुछ बदल जाएगा। जब प्लेग समाप्त हुई तो यूरोप वही महाद्वीप नहीं था। ब्लैक डेथ ने ऐसे निशान छोड़े जो तत्काल मृत्यु संख्या से कहीं अधिक समय तक चले। सबसे बड़े प्रभावों में से एक सामाजिक था। इतने सारे लोगों के चले जाने के साथ भूमि पर खेती करने या घरों में सेवा करने के लिए कम कामगार रह गए थे। श्रमिक शक्ति के इस पतन ने जीवित बचे किसानों को नई शक्ति दी। वे उच्च मजदूरी और बेहतर स्थितियों की मांग कर सकते थे, और कुछ क्षेत्रों में उन्होंने पुराने सामंती नियमों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। इंग्लैंड में ये तनाव 1381 के किसान विद्रोह तक बढ़े, जो पारंपरिक व्यवस्था के लिए एक प्रारंभिक चुनौती थी। धार्मिक जीवन भी बदल गया। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेग भगवान की सजा है, और वे फ्लैगेलेंट समूहों में शामिल हो गए। पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए शहर से शहर तक चलकर खुद को कोड़े मारते थे। साथ ही डर और गुस्सा अल्पसंख्यक समूहों की ओर निर्देशित था। पूरे यूरोप में यहूदी समुदायों ने क्रूर उत्पीड़न का सामना किया। कई पर कुओं में जहर डालने या प्लेग का कारण बनने का आरोप लगाया गया। हजारों को हिंसक हमलों में मार दिया गया, यह दिखाते हुए कि डर कैसे नफरत को बढ़ावा दे सकता है। प्लेग ने आनुवंशिक निशान भी छोड़ा होगा। 2022 में नेचर में प्रकाशित एक आधुनिक अध्ययन ने सुझाया कि जो लोग बच गए थे वे कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली जीन रूपों को ले जाते थे जो उन्हें प्लेगबान ही नए आनुवंशिक निशान से बचाते थे। हालांकि ये समान रूप आज लोगों को स्वप्रतिरक्षी रोगों के विकसित होने की अधिक संभावना बना सकते हैं। ब्लैक डेथ ने
दूसरे शब्दों में, मानव जीव विज्ञान को उन तरीकों से आकार दिया, जो विज्ञान को उन तरीकों से आकार दिया अभी भी सदियों बाद महसूस किए जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से प्लेग की छाया कला और साहित्य में फैल गई। डांस मुकाबरे या मृत्यु नृत्य की छवियां कंकालों को हर वर्ग के लोगों को कब्र तक ले जाते हुए दिखाती थीं। मृत्यु अब दूर या अमूर्त नहीं थी, यह हर सड़क और परिवार को छू गई थी। लेकिन एक मध्ययुगीन महामारी आज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होनी चाहिए? क्योंकि जिन शक्तियों ने ब्लैक डेथ को मुक्त किया वे अभी भी मौजूद हैं। झील सिख कुल का प्रकोप दिखाता है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो बीमारी कैसे जानवरों से इंसानों में कूद सकती है। 1330 के दशक में गर्म और गीली वसंत ने कृंतकों और पिस्सुओं के गुणन के लिए सही वातावरण बनाया, प्लेग के स्पिलओवर के लिए मंच तैयार किया। आज जलवायु परिवर्तन समान बदलाव पैदा कर रहा है, नई बीमारियों के उभरने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। वैश्विक व्यापार ने भी 14वीं सदी में केंद्रीय भूमिका निभाई। कारवां मार्गों और व्यापारी जहाज़ों के साथ प्लेग को हजारों किलोमीटर तक ले जाया। हमारी आधुनिक दुनिया और भी अधिक जुड़ी हुई है। सामान और लोग महीनों में नहीं, घंटों में महाद्वीपों के पार चले जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी नया संक्रमण पहले से कहीं अधिक तेजी से फैल सकता है। आधुनिक चिकित्सा, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, यदि जल्दी पकड़ा जाए तो प्लेग का इलाज करना संभव बनाता है। लेकिन अन्य बीमारियां कहीं अधिक खतरनाक रहती हैं। इबोला, सार्स और कोविड-19 हाल की याद दिलाते हैं कि रोगजनक कितनी जल्दी प्रकट हो सकते हैं और समाजों को बाधित कर सकते हैं। प्लेग की तरह वे अक्सर मानव आबादी में विस्फोट करने से पहले जानवरों से शांत स्पिलओवर के साथ शुरू होते हैं। ब्लैक डेथ की कहानी भी रहस्यों को सुलझाने और भविष्य की तैयारी के लिए क्षेत्रों, पुरातत्व, इतिहास और आनुवंशिकी को जोड़ने के मूल्य को दिखाती है। इस अंतःविषयक काम के बिना प्लेग की उत्पत्ति का सच अभी भी अज्ञात होता। वही दृष्टिकोण आज नए प्रकोपों को ट्रैक करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि वे नियंत्रण से बाहर फैल जाएं। इतिहास ने यह कहानी पहले से ही एक बार लिख दी है। एकमात्र सवाल यह है, क्या हम ध्यान दे रहे हैं? दबे हुए सत्य के लिए सब्सक्राइब करें।